जी, बहुत ही डिस्टर्बिंग केस हमारे साथ है। दिस एटीएम इज क्लोज्ड परमानेंटली। ये केस है अतुल सुभाष का, जो कि बेंगलोर के रहने वाले थे। मूलतः वो बिहार समस्तीपुर के रहने वाले थे। हम डिटेल में जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या ट्रेजेडी हुआ अतुल सुभाष के साथ जो कि उनके जान का कारण बनी। हम जानेंगे कि उनके वाइफ ने ऐसे कौन से नौ केसेस किए थे उनके ऊपर जो कि उनके जान का कारण बना। तो सबसे पहले है सेक्शन 302, जो कि चार्जेस है मर्डर के। तो इसके बारे में अतुल सुभाष का ये कहना था कि उनके वाइफ ने उनके पूरे फैमिली, जिसमें उनकी माँ, उनके पिताजी और उनके भाई के ऊपर ये मर्डर के एलिगेशंस लगे थे। ये मर्डर का एलिगेशंस उनके ऊपर इसलिए लगाया गया था क्योंकि उनके हिसाब से, यानी उनकी पत्नी के हिसाब से, उनकी पत्नी का कहना था कि अतुल सुभाष के फैमिली ने उनके परिवार से, उनके पिताजी से 10 लाख रुपए का डिमांड किया था दहेज के रूप में, जो कि उनके पिताजी देने में असक्षम थे। और इसी के कारण उसके पिताजी की जान गई, यानी उनके 10 लाख रुपए के टेंशन में उनके पिताजी की जान गई। लेकिन अतुल सुभाष का कहना था कि ऐसा कोई बात ही नहीं था। उनके पिताजी बहुत लंबे समय से बीमार चल रहे थे और पिछले 10 वर्षों से उनका इलाज एम्स के अंदर चल रहा था। दिल्ली एम्स के अंदर उनका इलाज चल रहा था पिछले 10 सालों से। दूसरा एलिगेशन जो कि उनके वाइफ ने उनके ऊपर इंपोज किया वो था अननेचुरल सेक्स। हम इसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। तीसरा एलिगेशन उनके ऊपर था 498A 498A, जो कि ये दिखाता है कि एक मैरिड वुमेन के ऊपर, एक पत्नी के ऊपर उसका पति उसको मारता पीटता है, या उसके पति या उसके रिलेटिव्स उसके ऊपर क्रूएल्टी करते हैं, किसी भी तरीके का हैरेसमेंट, किसी भी तरीके का क्रूएल्टी, ये सारा चीज 498A के अंदर आता है। चौथा एलिगेशन उनके ऊपर लगाया गया था सेक्शन 323 के तहत, जिसके अंदर ये दिखाता है वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जानबूझकर उनके वाइफ को अतुल सुभाष ने उनको परेशान किया और जानबूझकर उनको हर्ट किया। जो 5वां सेक्शन है, जो कि है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब ये पता नहीं कि उनके ऊपर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का क्या कारण बना, लेकिन मैं आपको मोटा मोटी समझा दूं ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है। मान लो कि आपने अपने एक फ्रेंड को 10,000 रुपये दिए और वो फ्रेंड आपके उस 10,000 रुपये को अपने ऊपर खर्चा कर लेता है। जब आप उस फ्रेंड से मांगने जाते हो तो वो फ्रेंड बोलता है कि मैंने उस पैसे को खर्चा कर दिया। इस केस में सेक्शन 406 लगाया जाता है। अतुल सुभाष के केस में ऐसा क्या हुआ वो कुछ डिटेल में अवेलेबल नहीं है, उसका कुछ डेटा डिटेल में अवेलेबल नहीं है। छठा एलिगेशन उनके ऊपर लगाया गया कि सेक्शन 504 के अंदर, इसके अंदर होता है कि इंटेंशनल इंसल्ट। बात करें इंटेंशनल इंसल्ट की, यानी कि अतुल सुभाष को ये चीज पता था कि उनकी वाइफ कौन सा ऐसा पॉइंट था, कौन सी ऐसी बात या कौन सी ऐसी मुद्दा था कि जिसके कारण उनकी वाइफ प्रोवोक हो जाती थी और जिनके कारण उनकी वाइफ गुस्सा हो जाती थी। अतुल सुभाष उनके पत्नी के हिसाब से बार बार उनको ऐसी बातें बोलते या ऐसा कुछ काम करते जिससे उनकी वाइफ प्रोवोक हो जाती थी। अब 7वां एलिगेशन जो कि उनके वाइफ ने लगाया था वो था क्रिमिनल इंटिमिडेशन का, यानी कि उनको डराया धमकाया जाता था, उनके वाइफ को डराया धमकाया जाता था। हो सकता था कि उनको जान से मारने की या उनको मारने की ऐसी कुछ धमकी उनको मिली हो, जैसा कि उनके वाइफ के अनुसार उनके ऊपर कुछ सैंक्शंस लगाए गए। 8वां केस जो उनके ऊपर इंपोज किया गया था वो था DV एक्ट 3/4। ये DV एक्ट जो है डोमेस्टिक वायलेंस केस है और ये एक बहुत ही डिस्टोरियस केस माना जाता है हमारे इंडियन लॉ के अनुसार। अगर इस एक्ट के तहत किसी के ऊपर केस फाइल होता है, यानी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर किसी के ऊपर केस फाइल होता है, किसी भी इंसान के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर केस फाइल होता है, तो उस इंसान को बेल मिलने में भी बहुत कष्ट होता है, यानी उसको बेल भी नहीं मिलती। अब 9वां सेक्शन जो उन पे इंपोज किया गया, 9वां केस जो उनके ऊपर इंपोज किया गया वो था CRPC के तहत, यानी कि अगर पुलिस कोई एक्शन जल्दी से नहीं ले रही, यानी कि सेक्शन 156/3 या 156 का थर्ड सेक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि जब मानो कि पुलिस कोई काम तेजी से नहीं कर रही होती है तो मजिस्ट्रेट के द्वारा वो डायरेक्ट उस केस के ऊपर, उस केस में तेजी की जाती है। जो 10वां केस है, आप शॉक होगे सुन के कि ये केस 10वां केस उनके मरने के बाद उसका हियरिंग होना था, जो कि अतुल सुभाष को पता नहीं था। अतुल सुभाष सिर्फ 9 केस से परिचित थे, वो 10वें केस से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी ने 10वां केस भी करके रखा हुआ था उनके ऊपर
और इसका हियरिंग आने वाले टाइम में होने वाला था, जो कि हम आगे जाके देखने वाले हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि हमारे पास एक केस हिस्ट्री है। ये केस जो फाइल किया था अतुल सुभाष की वाइफ ने ई कोर्ट सर्विस के ऊपर फाइल किया था, और इस केस को ई कोर्ट सर्विस के ऊपर 7/9/2024 यानी कि 7 सितंबर को इस केस को फाइल किया गया था। और इस केस में जो वकील थे, उनके एडवोकेट जो थे, वो एडवोकेट विनोद थे। और देख सकते हो कि इस ये केस में जो पेटिशनर है वो निकिता सिंह है, यानी निकिता सिंघानिया है। और इस केस में फिर से उन्होंने एक डोमेस्टिक वायलेंस केस फाइल किया था अतुल सुभाष के अंदर। आप देख सकते हो कि यहाँ पे अतुल सुभाष मोदी और उनके 3 अदर्स, जो कि उनके फैमिली के, उनके माता पिता और उनके भाई थे। पुलिस कोतवाली के अंदर ये केस फाइल किया गया था। और आप जानकर अचंभित हो गए, अतुल सुभाष ने सुसाइड कमिट किया था 9 दिसंबर को। और ये देख सकते हो कि ये केस का पहला हियरिंग जो होने वाला था वो 23 तारीख को होने वाला था। यानी अतुल सुभाष इससे कंप्लीटली अपरिचित थे कि उनके ऊपर एक और केस इंपोज किया गया उनके वाइफ के द्वारा, जिसका पहला हियरिंग 23 दिसंबर को होने वाला था। अब बात करें इस इमेज में, ये इमेज कहीं ना कहीं डिपिक्ट करता है अतुल सुभाष की उस सिचुएशन को। अगर बात करें टैक्स पेयर्स के, तो हमें जानकर यह अचंभा हुआ कि हमारे इंडिया में जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है टैक्स पे करने की, वो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है मेल की। लेकिन फिर भी मेल के लिए आज ना कोई स्ट्रॉन्ग केस है, ना कोई स्ट्रॉन्ग रूल है, ना कोई स्ट्रॉन्ग लॉ है। अधिकतर केस हमेशा फीमेल के सपोर्ट में होता है। जितने स्ट्रॉन्ग लॉ फीमेल्स के लिए बनाए गए हैं, उतने स्ट्रॉन्ग लॉ कहीं ना कहीं हम मेल्स के लिए नहीं बनाए गए हैं। कहीं ना कहीं पुरुषों का प्रताड़ना हमारे देश में बढ़ रहा है, जिसे बिल्कुल ही अनदेखा किया जा रहा है, जैसा कि अतुल सुभाष के केस में हुआ। अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से एलिगेशन इंपोज किए गए थे अतुल के ऊपर और उनके फैमिली के ऊपर। सबसे पहला जो एलिगेशन था उनके ऊपर कि उन्होंने कुछ 10 लाख रुपए का डॉरी यानी कि दहेज का मांग किया था उनके पिता से, जिसके कारण वो कंप्लीटली डिस्ट्रेस थे और जो कि उनके मौत का कारण बनी। दिसंबर 2023 में अतुल सुभाष के वाइफ ने खुद एडमिट किया था कि जब एक एग्जामिनेशन जो कि कोर्ट ने करवाया था, उनके अंदर उन्होंने खुद ये एडमिट किया था कि उनके पिताजी की मौत एक लंबे समय की बीमारी के कारण हुई थी, जिसके अंदर वो कुछ हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का कारण बताया गया था, जो कि कंप्लीटली इस एलिगेशन से मैच नहीं करता। अब यहाँ पे जो उनके ससुर के जो इलनेस हिस्ट्री है, जो बीमारी का हिस्ट्री है, वो काफी लंबा बताया जा रहा है। वो करीब 10 साल से एम्स के अंदर, दिल्ली एम्स के अंदर उनका इलाज चल रहा था और वो 2019 में एक ब्रेन में एक क्लॉटिंग होने के कारण उनकी मौत हुई थी। और ये केस जब फाइल किया गया था, उनके पिता के मरने यानी अतुल के वाइफ के पिता के मरने के बाद, यानी कि अतुल के ससुर के मरने के 2 साल कुछ महीने के बाद ये फाइल किया गया था। यानी 2 साल तक उनके पत्नी को और उनके घर वालों को ये एहसास नहीं हुआ था कि ये मौत जो उनके पिता की हुई है, ये डॉडी के कारण यानी कि दहेज के कारण हुई है, जो कि उनके द्वारा एलिगेशंस लगाए गए थे। अतुल सुभाष ने अपने वीडियो के अंदर उन्होंने अननेचुरल सेक्स के ऊपर भी कमेंट किया। उन्होंने अपने पत्नी के कुछ फैंटेसीज के बारे में बताए थे कि उनकी पत्नी को उनके आर्मपिट को लीक करना यानी उनके बाहा को लीक करना पसंद था, जो कि अतुल को ये बिल्कुल ही पसंद नहीं था। और अतुल के हिसाब से उनकी पत्नी उनको प्राइवेट पार्ट्स लीक करने पे प्रोवोक करती थी। और अतुल का ये भी एलिगेशन था कि वो उनसे बिल्कुल भी सिक्योर नहीं थे, उनसे वो बिल्कुल कनेक्टेड फील नहीं कर पा रहे थे और वो उनसे दूर दूर भागा करते थे, क्योंकि निकिता सिंघानिया है, जो उनकी वाइफ है, ये आप देख सकते हो इस फोटो में, जो उनकी वाइफ है वो 4 से 5 दिन तक नहीं नहाती थी, जिस कारण अतुल उनसे बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करते थे। अतुल सुभाष ने मरने से पहले, अपने सुसाइड से पहले कुछ 1.5 घंटा का एक वीडियो जारी किया सोशल मीडिया के ऊपर और उन्होंने एक 24 पेज का सुसाइड नोट भी जारी किया। उसके अंदर उन्होंने कुल 5 लोगों पे एलिगेशंस लगाए। जो सबसे पहला एलिगेशन आप देख सकते हो, ये है श्रीमती रीटा कौशिक। उन्होंने इनके ऊपर बहुत ही संगीन आरोप लगाए। अतुल सुभाष ने ये कहा कि ये जो जज हैं बिल्कुल ही प्रोफेशनल नहीं है और इस जज ने उनसे डायरेक्ट पैसे की डिमांड करी उनके पत्नी के सामने कि तुम मुझे 5 लाख रुपया दे दो, तुमको इस केस से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन अतुल सुभाष ने इससे साफ इनकार कर दिया। अतुल सुभाष का मानना था कि, और उनको ये बात बिल्कुल पता था कि कोई भी औरत जब भी डाइवोर्स लेती है तो 6 महीने के बाद
सिर्फ 6 महीने के बाद आफ्टर 6 मंथ वो लेडी फिर से अपने पति के ऊपर, अपने एक्स हस्बैंड के ऊपर वो फिर से वो एक केस कर सकती है और वो ये डिमांड कर सकती है कि उनको जो पैसा मिल रहा है, उनको जो मंथली अलाउंस मिल रहा है उसमें बढ़ोतरी किया जाए, क्योंकि उनका खर्चा बढ़ गया है। और हमारे इंडियन सिस्टम के हिसाब से, हमारे इंडियन ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से ये मान्य है, जो कि बहुत ही दुखद है। दूसरा एलिगेशन उन्होंने अपने पत्नी के ऊपर लगाया, जो कि निकिता सिंघानिया है। तीसरा एलिगेशन उन्होंने अपनी सास के ऊपर लगाया था, जिन्होंने उनको डायरेक्ट प्रोवोक किया था। अतुल बोलते हैं कि जब एक बार वो अपने कोर्ट से बाहर आ रहे थे, कोर्ट का केस लड़के जब वो बाहर आ रहे थे, तो उनकी सास उनके ऊपर बाहर हंसते हुए उनके ऊपर कमेंट करती है, तुम अभी तक जिंदा हो, तुमने तो कल कोर्ट में बात करी थी कि तुम सुसाइड करने वाले हो, और इतना कहकर वो उनके ऊपर हंसने लगी थी। चौथा, निकिता के भाई ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा। निकिता के भाई ने भी उनको बार बार मैसेज करके, फोन करके उनको बहुत सारी धमकियां दी और बहुत सारी ऐसे बातें बोली और उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश करी। और ये आप इस फोटो में देख सकते हो, ये अतुल का बेटा है। ये श्रीमती रीता कौशिक जो है, इन्होंने अपने हियरिंग में ये कहा कि अतुल श्रीवास्तव को पर मंथ ₹80,000 रुपया पर मंथ इनके अपने वाइफ को देना पड़ेगा। केस के शुरू होने से पहले, यानी जब अतुल के ऊपर एक भी केस फाइल नहीं किए गए थे निकिता के द्वारा, उस टाइम निकिता ने सेटलमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए की मांग करी थी। लेकिन अतुल का कहना था कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी गलती करी ही नहीं है। उनके पास सारे सपोर्टिव और वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रूफ्स हैं, जो उनके साथ हमेशा खड़ी रहेगी कुछ भी ऐसे गलत सिचुएशन में। उनको अपने ऊपर बिलीव था कि अगर कोई केस होता भी है तो वो इसमें जीतेंगे ही, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अतुल बताते हैं कि इस करप्ट सिस्टम के कारण उनका ये सोचना, उनकी ये मानसिकता बिल्कुल गलत ठहरी। ऐसे लंबे समय से इस सिस्टम से लड़ते लड़ते जब अतुल इस सिस्टम से हार गए, तो उन्होंने बेंगलोर के अपने घर में सुसाइड कमिट कर लिया। सुसाइड कमिट करने से पहले उन्होंने एक मेल लिखा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, जो कि आप इसके अंदर पढ़ सकते हो। अतुल सुभाष ने एक और ट्वीट भी किया। उन्होंने अपने सुसाइड से पहले उन्होंने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने एलोन मस्क और डोनाल्ड जे ट्रम्प, टिम ट्रम्प, इन सबको उन्होंने मेंशन किया और उन्होंने लिखा कि आई विल बी डेड when you will read this, a legal genocide of man happening in India currently। अब ये कहीं ना कहीं समझ में आता है कि इन्होंने एलोन मस्क और डोनाल्ड जे ट्रम्प से ही गुहार क्यों लगाई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मान चुके थे कि इंडिया में इनको कहीं न्याय नहीं मिलने वाला। शायद ये उस न्यायपालिका से परेशान हो चुके थे। कहीं ना कहीं उनका विश्वास इंडिया के उस लॉ से, इंडिया के उस कॉन्स्टिट्यूशन से इनका विश्वास उठ चुका था। और इन्होंने जो एक वीडियो जारी करी, जिसमें उन्होंने लिखा, उनका टाइटल था कि दिस ATM इज क्लोज परमानेंटली, अ लीगल जेनोसाइड इज हैपनिंग इन इंडिया, अ कंप्लीटली डिस्टर्बिंग एंड डिवास्टेटिंग स्टेटमेंट। और मरने से पहले, अपने सुसाइड से पहले उन्होंने अपनी 3 इच्छाएं रखी थी। मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं यहाँ ये हैं, ज़्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूँगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है। मेरी वाइफ में खुद, तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे दे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। दूसरा कि मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी और उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतनी सारी चीज़ें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊँ हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूँ कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। तो ये मेरी कुछ अंतिम इच्छाएं हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। अब जो थोड़े बहुत जो मेरे आखिरी काम है कंप्लीट करके मैं मुक्ति पाना चाहूँगा। और अपनी 3 इच्छाएं व्यक्त करने के बाद उन्होंने बेंगलोर स्थित अपने घर में सुसाइड कमिट कर लिया। वी कैन जस्ट ओनली विश कि हमारे पास और भी एक अतुल सुभाष जैसा केस न आए। और जाते जाते आपके लिए एक क्वेश्चन है कि विच कंट्री रिसेंटली क्लेम टू डेवलप कैंसर वैक्सीन। कौन सा ऐसा कंट्री है, कौन सा ऐसा देश है जिसने कैंसर वैक्सीन डेवलप करने का क्लेम किया है? तो आपके पास ऑप्शन है, पहला इंडिया, दूसरा रशिया, तीसरा USA एंड चौथा जापान। जो भी इस क्वेश्चन का सही उत्तर कमेंट सेक्शन में देगा, उनके कमेंट को मिलेगा एक प्यारा सा हार्ट और उनके कमेंट को कर दिया जाएगा पिन। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।